हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल भदौरिया जीएस क्लासेस में। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। फिजिक्स का टॉपिक है जो आर्मी के स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मोस्टली उनका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम्स को देखते हुए हमने एक नया टॉपिक चालू किया है जो आर्मी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो जितने भी आर्मी स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं। आपका एग्जाम्स की दृष्टि से ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। तो आप सभी क्लासेस को आसानी से देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल भदौरिया जीएस क्लासेस में। तो आप पहले तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको सारी लिंक जो है वो समय से मिलती रहेंगी। दूसरी चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ तो आर्मी एस्पिरेंट जो भी स्टूडेंट्स हैं आर्मी के, वो सभी लोग ध्यान में दे लें कि आपके एग्जाम्स के लिए जो इस टॉपिक को जो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, ये टॉपिक फिजिक्स है, इससे क्वेश्चंस आर्मी जीडी और टेक्निकल दोनों जो बंदे हैं स्टूडेंट्स रहेंगे उनके एग्जाम्स में ये लगातार क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। ये केवल आपके आर्मी एग्जाम्स के सिलेबस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को जल्दी जल्दी हम क्लियर करेंगे। कौन से टॉपिक से कितना क्या आता है वो मैं आपको बताता चलूंगा। आप केवल उतना ही पढ़ते चलिए और इससे आपका क्या होगा कि एग्जाम्स कोई भी नहीं छूटेगा और मोस्टली एग्जाम से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा कोई भी, मोस्टली आर्मी का जो एग्जाम्स है उससे। ठीक है, बाकी का जो डिटेल अध्ययन करना है तो उसके लिए क्लासेस मैं अलग से लेता हूं, तो आप वहां पर आइए और डिटेल पढ़िए। ठीक है, तो अभी हम केवल आर्मी से रिलेटेड ही टॉपिक को ध्यान में रखकर ये सारी वीडियो बनाने वाले हैं। ओके, तो चलिए, अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लेकिन दोस्तों तक इसे जरूर भेजिए। ओके, ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट को टॉपिक को स्टार्ट कर देता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फिजिक्स। क्या टॉपिक है? फिजिक्स। देखेंगे हम फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान से रिलेटेड अगर हम बात करें कि भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, देखिए फादर ऑफ फिजिक्स, अगर आपसे शुरुआत में क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो हम इसको एक वैज्ञानिक को नहीं लेते, कुछ वैज्ञानिकों को साथ में लेते हैं, जैसे न्यूटन, आइंस्टीन और गैलीलियो। न्यूटन, आइंस्टीन और गैलीलियो तीनों को संयुक्त रूप से लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने अपनी जगह योगदान दिया, आइंस्टीन ने अपनी जगह दिया, गैलीलियो ने अपने जगह सारे योगदान दिए हैं। इन तीनों के जो योगदान को मिलाकर सम्मिलित रूप से इन्हें क्या कह देते हैं? भौतिकी का पिता कह देते हैं। ठीक है, ज्यादातर कहीं एग्जाम्स में हमें मिल जाता है कि आइंस्टीन है, कहीं कोई कहता है न्यूटन है, कोई कहता है गैलीलियो है, तो तीनों को संयुक्त रूप से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये आए आधुनिक भौतिकी का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भौतिकी का जो पिता है, आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहते हैं हम? इन्हें हम कहते हैं जे थॉमसन। किसे कहते हैं? जे थॉमसन। तो आधुनिक भौतिकी का पिता हम किसे कहते हैं? जे थॉमसन को कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स से रिलेटेड आपकी चीजें क्या इंपॉर्टेंस बनने वाली हैं, टॉपिक के हिसाब से आपको क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपको दो क्वेश्चन क्लियर करने हैं कि भौतिकी का पिता कैसे कहा गया, तो न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो तीनों को संयुक्त रूप से कहा गया। आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? जे थॉमसन को कहते हैं। अगर बाई चांस एग्जाम्स में अगर आपको सब कुछ लगा मिली, अगर तीनों एग्जाम्स में आ जाए तो आप फिर किसे प्रेफर करेंगे? आइंस्टीन को प्रेफर करेंगे। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ गए होंगे आप लोग कि आधुनिक भौतिकी का पिता जे थॉमसन और फिजिक्स का पिता जो होता है वो न्यूटन, आइंस्टीन और गैलीलियो हैं। अगर तीनों सम्मिलित रूप से आ जाए फिर आप आइंस्टीन को दे सकते हैं क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ओके, ई बराबर mc स्क्वायर, जो किसके द्वारा दिया गया? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, इसलिए। ठीक है, और पूरी भौतिकी का जन्म भी इसी से हो गया। तो आपको अगर मैं बात करूं तो इनके अलावा आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं वो पढ़ाता हूं। तो देखिए यहां पर हमें देखने वाली बात है कि हमें कुछ टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यांत्रिकी। कौन सा? मैकेनिक्स। अगर हम बात करें तो जो पहला टॉपिक है वो है यांत्रिकी। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है ताप। ठीक है, पहला यांत्रिकी, दूसरा ताप, तीसरा विद्युत। ठीक है, फिर प्रकाश, चुंबकत्व, ठीक है, अणु तथा परमाणु भौतिकी, अणु तथा परमाणु भौतिकी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। ठीक है,
और इसके बाद आपका जो रहेगा वो है कार्य ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा, ठीक है। और इसी में हम एक और टॉपिक लगा सकते हैं शक्ति। ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे जिनको आपको पढ़ना है। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ ही आपको ये क्लियर कराऊंगा। तो यांत्रिकी हो जाएगा, ताप हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, प्रकाश, चुंबकत्व, अणु परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्य तथा ऊर्जा या शक्ति, ये सब चीजें हमें क्लियर करनी है। चलिए मैं आज जो पहला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको वो रहेगा यांत्रिकी से संबंधित, मैकेनिक्स। तो आप लोग देखेंगे कि यांत्रिकी में क्या इंपोर्टेंस बनेगा। देखिए यांत्रिकी जो टॉपिक है, मैकेनिक्स है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, मापन पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं, राशियां पढ़ते हैं, तो सब कुछ पढ़ते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको राशि क्लियर करा रहा हूं। राशि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वांटिटीज, क्या कहते हैं, क्वांटिटीज, ठीक है। राशि को हम कहते हैं क्वांटिटी, मान लो क्वांटिटीज यानी राशियां, तो क्वांटिटी बोलते हैं। राशि किसे कहते हैं, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि राशि किसे कहते हैं, तो जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके, जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके, जिसे हम संख्या में व्यक्त कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, राशि कहेंगे। यानी जिस वस्तु को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, राशि कहते हैं। तो जिसे संख्या में व्यक्त कर सके उसे राशि कहेंगे। अब कहेंगे सर संख्या में किसे व्यक्त कर सकते हैं, तो उदाहरण में आप लोग समझ लीजिए। तो उदाहरण में समझ लीजिए, पहला होगा जनसंख्या। अब देखिए इसको हम संख्या में कर सकते हैं, आयु को ले सकते हैं, टेबल एवं मेज की लंबाई ले सकते हैं, टेबल एवं मेज की लंबाई, ठीक है, कमरे की चौड़ाई वगैरह, ये सब आदि में लगा देता हूं यहां पर। ये तो सारे क्वेश्चंस बनते ही रहेंगे। तो देखिए जनसंख्या, पॉपुलेशन हम बहुत बड़ी मात्रा में ले सकते हैं। आयु, आपसे पूछा जाए आपकी आयु कितनी है, कोई 20 साल का होगा, कोई 21 का, कोई 22 का, कोई 17 का, ठीक है। और आर्मी वाले तो 25 के हो जाएं फिर भी वो 17 के रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो मोस्टली अगर हम बात करें कि जनसंख्या, आयु, टेबल, मेज की लंबाई आदि जो भी कुछ है इसे हम संख्या में बताते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति से पूछा जाए तुम्हारी उम्र कितनी है, वो बोलेगा मेरा 17 साल, तो आपने किस में बताया, संख्या में बताया। जनसंख्या कितनी है, 1 अरब, 2 अरब, 4 अरब, 10 अरब, जो भी है, तो आपको किस में बताना है, संख्या में बताना है, ठीक है। तो आप हमेशा देख सकते हैं कि हम किसी भी चीज को जैसे संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, राशि कह सकते हैं। सो सिंपल फॉर्म में आपको समझना है, जो वस्तु संख्या में व्यक्त की जा सकती है वो क्या कहलाती है, राशि कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, राशि कहलाती है। अब देखिए अगर मैं राशियों से रिलेटेड बात करूं तो भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशियों के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो हम 2 राशियों को पढ़ते हैं। तो आपको भौतिक राशि की परिभाषा याद नहीं रखनी क्योंकि एग्जाम्स में नहीं आती है ना। जब हम इसे डिटेल पढ़ेंगे तो मैं क्लास में या आपको जब भी मेरा दूसरा वीडियो 6 का आएगा तब मैं वहां क्लियर करूंगा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, कैसे क्या चलती हैं। लेकिन अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस आएंगे कि राशियों से रिलेटेड, कि राशियां अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं तो वो 2 प्रकार की होती है। तो देखिए राशियों के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक राशि पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी राशि पढ़ते हैं, भौतिक राशि, ठीक है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, भौतिक राशि जो होती है इसे हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। भौतिक राशि को किस में पढ़ते हैं, 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक पार्ट में अगर हम बात करें तो एक को कहते हैं अदिश राशि, क्या कहते हैं, अदिश राशि, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। दूसरे को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि, ठीक है। एक को हमने कहा अदिश राशि, दूसरे को हमने क्या कहा, सदिश राशि। अब आपको अदिश और सदिश से रिलेटेड कुछ चीजें याद रखनी है क्योंकि इनकी परिभाषाएं भी आपके एग्जाम्स में आ जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले याद करने का तरीका क्या है, मैं अगर सीधी सीधी सी बात बोलूं, आप हमेशा से जानते हैं कि एक में परिमाण होता है, एक में दिशा नहीं होती, ठीक है। एक में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, एक में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो आपने अब तक रटा होगा लेकिन कंफ्यूजन में हमेशा रहते हो, आज याद रहेगा कल भूल जाओगे, कल याद रहेगा परसों भूल जाओगे। तो इन चीजों को याद करने का क्या तरीका है, तो देखिए हमेशा आज से याद रखो कि अदिश राशि सबसे पहले आती है। तो इसमें क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो अदिश राशि में क्या होता है, इसमें परिमाण होता है। परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड। परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है, परिमाण होता है पर क्या नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, यानी दिशा नहीं होती। परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अदिश राशियों में क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और सदिश राशियों में क्या होगा, परिमाण के साथ दिशा भी होती है। परिमाण और दिशा क्या होती है, दोनों होती हैं। तो अदिश राशि हम किसे कह रहे हैं, जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण के साथ दिशा भी होती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, एक को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज।
तो आप थोड़ा सा देख लें कि अदिश राशि को हम क्या कहने वाले हैं। तो अदिश राशियों को हम जब देखें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो अदिश राशियों को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अगर हम बात करें तो स्केलर कौन सी हो जाएंगी, अदिश राशि हो जाएंगी, और सदिश राशि कौन सी हो जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्हें हम कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और इसे कह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज, तो ये आपको याद रखनी है। तो देखिए अदिश राशि आपने देख ली, सदिश राशि। अदिश राशि में क्या है, परिमाण है, दिशा नहीं होती। सदिश में क्या है, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। अब इन चीजों से आपको एग्जाम्पल में दिक्कत आती है, क्योंकि यहां से एग्जाम्पल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। तो एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको यहां पर कुछ चीजें बताने वाला हूं। देखिए एग्जाम्पल आपको कैसे याद रखने हैं, आपको एक एग्जाम्पल याद करके रखना है, बाकी के सारे एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे। देखिए मैं क्या एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूं, तो इनको समझ लीजिए। पहले मैं आपको अदिश राशि, मैंने स्केलर क्वांटिटी सबसे पहले क्लियर कराई थी, तो स्केलर को मैं क्लियर करा रहा हूं, यानी अदिश राशियों को क्लियर करा रहा हूं। तो देखिए अदिश राशि को अगर आपको पढ़ना है तो इनके लिए एक मैंने ट्रिक बनाया है कि एक ट्रिक पढ़ लो, बाकी की सारी ट्रिक्स इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अदिश राशि याद कर ली, बाकी की बची हुई सभी कौन सी हो जाएंगी, सदिश राशियां हो जाएंगी। तो यहां पर एक ट्रिक है, आप लोग, मैं लिख रहा हूं बड़े बड़े अक्षरों में, थोड़ा सा देखें। चांद उषा का आधा दांत, आधा दांत, दूरी, आवेश, आवृत्ति, घनत्व और क्षेत्रफल के कोण पर टूट गया। आपको लग रहा होगा ट्रिक बहुत बड़ा हो गया, पर बेटा एक बार आप लोग इसको समझ लेंगे तो फिर बिल्कुल भी गलतियां नहीं करेंगे कभी भी एग्जाम्स में। देखिए अदिश राशियां सफिशिएंट है पूरी फिजिक्स में, लेकिन सदिश राशियों की कोई मात्रा निश्चित नहीं है, बहुत सारा सदिश राशियों में आता है। तो आप अदिश को क्लियर कर सकते हैं, सदिश तो बहुत सारी हैं। ठीक है, एग्जाम्स में बात अलग है कि 2-4 ही पूछी जाती हैं, तो आप उन्हें रट लेते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े एग्जाम्स में दिक्कत आए तो आपको परेशानी आएगी। तो मैं अभी आपको सारी चीजें निकलना बता रहा हूं। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहां हमने चा पढ़ा है, चा से जो हमारा बनेगा वो बनेगा चाल। ठीक है, दा से हमारा जो बनेगा वो बनेगा दाब। ठीक है, ऊ से हमारे लिए बनेगा ऊर्जा, सॉरी मैंने यही लिख दिया। ऊ से हमारा जो बनेगा वो बनेगा ऊर्जा और ऊष्मा, दोनों आप लिख सकते हो यहाँ पर। ऊर्जा और ऊष्मा दोनों ही डिफरेंट होते हैं, ये एनर्जी और ये हीट। समय, का से क्या होगा, कार्य। ठीक है, आ से क्या होगा, आयतन। धा से क्या होगा, धा से धारा होती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। धा से हम इसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। धा से हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद दा से आएगा तो क्या कहेंगे, दा से अगर हम बात करें तो द्रव्यमान। ठीक है, दा से क्या करेंगे, द्रव्यमान। ता से अगर हम बात करेंगे तो ताप या तापमान लिख सकते हो पूरा। ठीक है, ताप या तापमान। ठीक है, दूरी से हमारे लिए क्या बनेगा, दूरी बनेगा। ठीक है, आवेश से क्या बनेगा, आवेश बनेगा। ठीक है, आवृत्ति से हमारे लिए क्या बनेगा, आवृत्ति बनेगा। और घनत्व से हमारे लिए क्या बनेगा, घनत्व ही बनेगा। क्षेत्रफल से क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा। क्षेत्रफल से क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा। और यहां पर के से कोई मतलब नहीं होगा, तो कोण से क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, कोण से क्या बनेगा, कोण बनेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, और इसके बाद में इन सब का कोई मतलब नहीं है। अर्थात अगर आपने इतने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है तो आपकी सारी अदिश राशियां मोस्टली क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखिए मैंने बताया चांद उषा का आधा दांत, दूरी, आवेश, आवृत्ति, घनत्व और क्षेत्रफल के कोण पर टूट गया। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या बनाया, चा से क्या बनाया, चाल। दा से क्या बनाया, दाब। ऊ से क्या बनाया, ऊर्जा या ऊष्मा। सा से क्या बनाया, समय। का से क्या बनाया, कार्य। आ से क्या बनाया, आयतन। और धा से क्या बनाया, विद्युत धारा। ठीक है, दा से हमने क्या बनाया, द्रव्यमान। ता से ताप, आयतन, दूरी, आवेश, आवृत्ति, घनत्व, क्षेत्रफल सेम वही है, कौन से कौन है। इतना याद कर लो, बाकी की बची कौन सी हो जाएंगी, सदिश राशियां हो जाएंगी। एग्जाम्पल उसकी भी बताऊंगा, लेकिन तब तक आप इसको समझ लीजिए। अब मैं एग्जाम्पल यहां बताने वाला हूं इसके, तो आप लोग यहां देख लें अदिश राशि के एग्जाम्पल, वो सॉरी सदिश राशि के एग्जाम्पल देख लीजिए, सदिश राशियों के एग्जाम्पल। ठीक है,
देखिए सदिश राशियों में मोस्टली अगर आपको समझना है तो ज्यादातर बात से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर मैं बात करूं तो यहां पर सदिश राशियों में बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आए हैं, जैसे बल, विस्थापन, ठीक है, त्वरण, ठीक है। अगर हम बात करें तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण कर सकते हो। वेग और लगा लें आप लोग, वेग लगा लें शुरुआत में, तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। और अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ज्योति तीव्रता, सॉरी, अगर हम यहाँ पे बात करें वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, पदार्थ का आप ले सकते हो यहाँ पे चुंबकीय बलागुण ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूं चुंबकीय बलागुण, चुंबकीय बल आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो इसके अंतर्गत आएंगी, तो इनको तो आप आदि करके पढ़ लीजिए। मोस्टली ज्यादातर ये चार चीजें आपके एग्जाम्स में घूमती फिरती रहती हैं, वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, या वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, आप सीधे सीधे पढ़ सकते हो इसको शॉर्ट में। तो जो भी है वो अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं, ये सदिश राशि के हैं। अगर आप सदिश अदिश राशि को अच्छी तरीके से याद कर पाते हो तो बाकी की बची जितनी भी फिजिक्स में राशियां आएंगी, अदर चीजें आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो उसमें सभी राशियों में क्या लगा सकते हैं आप, आंख बंद करके सदिश राशि लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये राशियां कौन सी हैं, ये सभी राशियां अदिश राशियां हैं। ओके, अब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं और आपको कुछ नए टॉपिक पर लेकर चलते हैं। तो चलिए, आपने सदिश सदिश राशियां पढ़ ली होंगी, एक बार मैं बता दूंगा बाद में, तो आप लोग इनको समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। आई होप आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट अगर हम यहाँ से आगे बात करें तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस बनेगा। देखिए आपने पढ़ लिया अभी सदिश सदिश राशियां पढ़ लिया, आपने अभी सदिश सदिश राशियां पढ़ा है, तो इससे रिलेटेड अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो देखिए। देखिए हम लोग मात्रक पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मापन पढ़ रहे थे, यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हमें मापन पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है, अर्थात हम क्या पढ़ रहे हैं, मापन पढ़ रहे हैं। तो किसी राशि के निर्देश मानक को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। तो अगर कोई राशि को अगर हमें मापन करना है तो कैसे करेंगे, मेजरमेंट किसे कहते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो मापन किसे कहते हैं, मेजरमेंट, किसी राशि के निर्देश मानक को मापन कहते हैं। क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, ठीक है। अगर हमने बात करी तो इसे हमने क्या कहा, मेजरमेंट कह दिया, मेजरमेंट कह दिया। अब मानक तो हो गया, मापन होता है एक पैमाना जिसके कारण हम बहुत सारी चीजों को मापते हैं, जैसे द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और ताप का केल्विन पैमाना हो गया, है ना, और ज्योति तीव्रता का अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसे आपको याद रखनी है कि ज्योति तीव्रता में हम किसे मापते हैं, कैंडेला में किसे मापते हैं, तो बहुत सारी चीजें, इन्हीं सबको मुझे क्लियर कराना है आपको। तो देखिए मापन, किसी राशि के निर्देश मानक को हमने क्या कहा, मापन का। अब मापन की कुछ प्रमुख पद्धतियां हैं, मापन की कुछ प्रमुख पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों को मुझे पहले आपको समझाना है। तो देखिए मापन की जो प्रमुख पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं, पहले आप उनको समझिए। मैं आपको चार पद्धतियों से रिलेटेड क्लियर करा रहा हूं। तो मापन की जो चार पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है अगर आप बात करें तो सीजीएस, ठीक है, एफपीएस, एनकेएस और एसआई। और कौन सी पद्धति है, एसआई, ठीक है। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एनकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, ठीक है। देखिए इस पद्धति का क्या नाम है, इसे हम कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसे क्या कहते हैं, देखो सी से क्या हुआ सेंटीमीटर, जी से क्या हुआ ग्राम, और एस से क्या हुआ सेकंड। तो सीजीएस का पूरा नाम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है। एफबीएस पद्धति को अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, एफ से क्या कहेंगे फुट, पी से कहेंगे पाउंड, और एस से कहेंगे सेकंड, एस से क्या कहेंगे सेकंड। तो इसे कहते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति। क्या कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। एनकेएस पद्धति से इसको हम कहते हैं मीटर, किलोग्राम, ठीक है, और सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति, ये आपको याद रखना है। एसआई को हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति सीजीएस हो गई,
एफबीएस फुट पाउंड सेकंड हो गई, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड हो गई, और सिस्टम इंटरनेशनल एसआई पद्धति हो गई। तो यहाँ ये मेजरमेंट का कारण क्या है, इनको ये नाम क्यों दिए गए, वो मैं बता देता हूं आपको, आप समझ लीजिए, क्योंकि परिभाषाएं आप खुद निकाल सकते हैं इनकी। देखिए, इसे हमने सीजीएस पद्धति कहा क्योंकि ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में है, तो हम बहुत सारी चीजों को इनके अंतर्गत मापते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। तीसरा टॉपिक क्या होगा, समय। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों में यही इंपॉर्टेंट होगा, चारों में। देखिए, यहां लंबाई को हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो जिस जगह जैसे सीजीएस पद्धति में आपको लिखूं सीजीएस, तो यहां पर अगर हम बात करें तो लंबाई, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, यहां पे द्रव्यमान, और यहां पर हम बात करें तो समय यानी सेकंड, ठीक है, समय। तो देखिए, लंबाई को किस में माप रहे हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को किस में माप रहे हैं, ग्राम में, द्रव्यमान को किस में माप रहे हैं, ग्राम में, और समय को किस में माप रहे हैं, सेकंड में। किस में माप रहे हैं, सेकंड में। तो आपको याद रखना है कि लंबाई को तो सेंटीमीटर में मापा जाए, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाए, और समय को किस में मापा जाए, सेकंड में। तो जिस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापा जाए, वह पद्धति कौन सी कहलाती है, सीजीएस पद्धति कहलाती है। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही यहां हम करेंगे कि लंबाई, द्रव्यमान और समय को, तो जिस पद्धति में, जैसे एफपीएस को देख लीजिए आप, एफपीएस पद्धति, तो यहां भी वही होगा, लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड, समय। तो जहां पर भी लंबाई को किस में, फुट में, ठीक है, जो ये दिया है, लंबाई को किस में, फुट में, और अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान को किस में, पाउंड में, और समय को किस में, सेकंड में। तो जिस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाए, वो पद्धति क्या कहलाएगी, एफपीएस पद्धति कहलाएगी। क्लियर हुआ। ऐसे ही आपसे एमकेएस पद्धति पूछेगा, तो लंबाई को जिसमें मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, वो पद्धति क्या कहलाएगी, एमकेएस पद्धति कहलाएगी, ठीक है। और ये आज की पद्धति है जिसे हम सब यूज कर रहे हैं, इसे सिस्टम इंटरनेट कर रहे हैं, तो हम इसे बाद में पढ़ेंगे, पहले इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट बता देता हूं मैं। देखिए, सीजीएस पद्धति को हम क्या कहते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक टन पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को किस नाम से जानता है, फ्रेंच एवं मीट्रिक टन पद्धति, ठीक है, इसे फ्रेंच एवं मीट्रिक टन पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेंच एवं मीट्रिक टन पद्धति, ये आपको याद रखना है। तो सीजीएस पद्धति क्या कहलाती है, फ्रेंच एवं मीट्रिक टन पद्धति कहलाती है। एफपीएस पद्धति कौन सी पद्धति कहलाती है, ब्रिटिश पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रिटिश पद्धति कहलाती है। ये अंग्रेज लोगों ने शुरू की थी ब्रिटिश पद्धति, तो आपको याद रखना है, इसे फ्रांस के लोगों ने शुरू किया था इसलिए सीजीएस पद्धति है, ब्रिटिश के लोगों ने शुरू किया इसलिए एफपीएस पद्धति है। एमकेएस पद्धति की अगर हम बात करें तो ये सीजीएस पद्धति का ही अच्छा रूप है, तो ये सीजीएस पद्धति का संशोधित रूप है, कौन सा, एमकेएस पद्धति, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आती है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल को क्या किया गया वो मैं बता दूं, तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो ने सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1968 में क्या किया, एसआई पद्धति को स्टैंडर्ड मार्का दे दिया और कह दिया कि अब से जो होगा वो स्टैंडर्ड पद्धति के तौर पर अगर हम जाने तो फ्रांस का एक स्थान था सेवरिस, वहां पर ये मीटिंग हुई और मापतौल ब्यूरो का मुख्यालय भी फ्रांस में ही है। ये अगर हम बात करें तो तब से ये आज हम जितने भी मेजरमेंट हैं वो किस पद्धति में करते हैं, एसआई पद्धति में करते हैं। ये आपको समझना है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से। चलिए, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो देखिए, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होगी, एसआई पद्धति, जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो एसआई पद्धति से ही आएंगे। तो मोस्टली अगर मैं बात करूं तो मूल मात्रकों की संख्या से क्वेश्चन आते हैं। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। अब वो 7 कौन कौन सी होती है, याद कैसे करने हैं, तो मैं बात करूं तो देखिए, मूल मात्रकों की संख्या कैसे याद रखनी है, उसको एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, ज्वाला दस्ता। कौन सा, ज्वाला दस्ता। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ट्रिक को देख रहे हैं तो ज्वाला दस्ता आपकी क्या ट्रिक है, जा से जो बनेगा वो बनेगा ज्योति तीव्रता। क्या बनेगा, ज्योति तीव्रता, ठीक है। और इसके बाद वा से क्या बनेगा, विद्युत धारा। क्या बनेगा, विद्युत धारा, ठीक है। इसके बाद ला से क्या बनेगा, लंबाई, ठीक है। दा से क्या बनेगा, द्रव्यमान, ठीक है। सा से क्या बनेगा, समय। ता से क्या बनेगा, ताप। और पा से क्या बनेगा, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। अब देखिए ज्योति तीव्रता को हम किस में मापते हैं? कैंडेला में। ज्योति तीव्रता को किस में मापा जाता है? कैंडेला में। देखिए एक तरफ मात्रक है और एक तरफ मात्रकों को ज्ञात करने की ज्ञात किस में किया जाता है, ये मैं बता रहा हूँ। तो आपको तो याद रखना है, एक तरफ मूल मात्रक और दूसरी तरफ मात्रक, कि इनका मात्रक क्या होगा। तो मूल मात्रकों का मात्रक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। लंबाई का क्या होता है? मीटर। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। समय, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? द्रव्यमान को अगर हम बात करें तो द्रव्यमान को किलोग्राम में, तो किलोग्राम लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। द्रव्यमान को किलोग्राम में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद ताप से अगर हम बात करें तो ताप को किस में मापा जाता है? केल्विन में। ताप को किसका मापा जाता है? केल्विन में मापा जाता है। और इसके बाद आता है पदार्थ का परिमाण, और पदार्थ का परिमाण में किसको मापा जाता है? मोल में, ठीक है। तो पदार्थ का परिमाण किस में मापा जाता है? मोल में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही पद्धति मूल मात्रकों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो। अगर देखिए आपने मूल मात्रकों की संख्या पढ़ ली 7, जहाँ से ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला में, वहां से विद्युत धारा एम्पियर में, ला से लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में, दा से द्रव्यमान को किस में? किलोग्राम में, सा से समय को किस में? सेकंड में, और ता से ताप को किस में? केल्विन में, पा से पदार्थ का परिमाण किस में मापा जाता है? मोल में मापा जाता है। इतनी आपको क्लियर करनी है। अब देखिए ये मूल मात्रक थे। अब आपसे पूछा जाएगा संपूरक मात्रक कितने होते हैं। अगर हम संपूरक मात्रकों की बात करें तो संपूरक मात्रक दो होते हैं। एक होता है आपका समतल कोण, एक होता है आपका समतल कोण, और दूसरा होता है आपका घन कोण, ठीक है। घन कोण को हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं? सॉलिड एंगल, ठीक है। और इसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए समतल कोण को हम किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं? रेडियन में। तो रेडियन को अगर हम लिखेंगे कैसे, तो इसे हम लिखते हैं RAD। क्या लिखते हैं? RAD। और घन कोण को हम किस में लिखते हैं? तो स्टेरेडियन में लिखते हैं, ठीक है, स्टेरेडियन में। और इसे क्या लिखते हैं? SR लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SR। ये आपको याद रखना है कि देखिए ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। तो संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? 2। संपूरक मात्रक की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? समतल कोण, जैसे हम क्या कहते हैं? रेडियन, और घन कोण किसे कहते हैं? स्टेरेडियन। ये आपको समझना था। चलिए मैं थोड़ी सी चीजें अगर आपको यहीं पर बताऊं तो आपको कुछ चीजें समझनी है। अब इसके बाद में आप इसको अच्छी तरीके से रटिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता दूं जल्दी। देखिए अभी आपको 3 चीजें थोड़ी सी मुझे समझानी है कि आप लोग अगर समझें, जैसे मूल मात्रक, ठीक है। दूसरा हमने अभी संपूरक मात्रक पढ़ाया वो, और एक और होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। पहले मैं मूल मात्रकों को बताऊं। देखिए ये अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं। ये वे विमाएं होती हैं, अगर हम बात करें मूल मात्रक, जो अपने आप में कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इन्हें अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती। और संपूरक मात्रक इन्हें कहते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बने होते हैं। जो किसकी सहायता से बने होते हैं? मूल मात्रकों की सहायता से। यानी संपूरक मात्रक किसे कहेंगे? वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बने होते हैं। तो मूल मात्रकों की सहायता से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संपूरक मात्रक कहते हैं। तो जो मूल मात्रकों की सहायता से बने हैं वो संपूरक मात्रक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक उन्हें कहते हैं जो मूल और संपूरक दोनों से मिलकर बने हों, अर्थात इन दोनों से मिलकर जो बना है वो कौन सा मात्रक बना है? व्युत्पन्न मात्रक। अर्थात इन दोनों से मिलकर बना होता है, तो दोनों से मिलकर बने व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अगर हम इन्हीं व्युत्पन्न मात्रकों की बात करें तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल में पढ़े होंगे, कभी बल, है ना, बल, वेग, अगर हम यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा कार्य या बल, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये व्युत्पन्न मात्रकों में आ जाता है, जिसका मैं एक चार्ट आपको दे दूंगा और सारी चीजें वहीं पर क्लियर करा देंगे। तो आपको तो ये समझना है। देखिए मूल मात्रक क्या है? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। संपूरक मात्रक जो मूल मात्रों की सहायता से बने होते हैं, अभी हमने इन दोनों की बात करी। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? इन दोनों की सहायता से मिलकर जो बना होता है वो क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। याद कर पाएंगे? चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बढ़े, आगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा वो चीजें देखिए। देखिए इसके बाद में मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करा रहा हूं, जैसे कुछ पुराने जो ऐसे ही पद्धति के मात्रक थे उनको आज हम नए किस रूप में जानते हैं, तो उनको देखिए। मैं केवल 2-3 टॉपिकों को आपको क्लियर करा रहा हूं। जैसे ताप को हम सबसे पहले देखें। ताप कहते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। ताप को अगर हम बात करें तो पहले हम किस में मापते थे? डिग्री सेंटीग्रेड में मापते थे। किस में मापते थे? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में क्या था?
इसे हम बोलते थे, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो आपको क्या बोलते थे, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसे हम डिग्री सेंटीग्रेड कहते थे, पहले क्या कहते थे, डिग्री सेंटीग्रेड कहते थे। अब हम इसको क्या कहते हैं, मैं डा बना दूं यहाँ पर, डा की जगह डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अब हम क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो इसको आज हम क्या नाम से जानते हैं, नया क्या है, देखिए नया ये हो गया, पुराना ये हो गया, आपको समझना है। तो इसे आज हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं, क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो ये भी हमारा गलत नहीं है, सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ताप को पहले किस नाम से जानते थे, डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से, आज किस नाम से जानते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो मैं कुछ नए को पुराने में, पुराने को नए में बता रहा हूं, ये चीजें आप समझ लें, थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि एग्जाम इनमें कंफ्यूजन करेगा। इसके बाद आती है दूसरी जो चीज है वो है आवृत्ति, ठीक है, इंटेंसिटी। अगर हम इसकी बात करें आवृत्ति की, तो आवृत्ति का पुराना क्या था, कंपन प्रति सेकंड था, कंपन प्रति सेकंड। अगर हम बात करें तो आप चाहो तो हिंदी में लिख दूं मैं यहाँ पे, कंपन प्रति सेकंड, ठीक है। अगर हम इसे इंग्लिश में क्या कहते थे, सीपीएस कहते थे, क्या कहते थे, सीपीएस, पुराना नाम। लेकिन आज हम इसे किस नाम से जानते हैं, आज हम इसे हर्ट्ज के नाम से जानते हैं, एचजेड। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। कई बार आर्मी के क्वेश्चन में पूछा गया है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। ये मैंने एचजेड लिखा है, इसे आप याद रख लें कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। ओके, चलिए इसके बाद में अगर मैं तीसरी बात करूं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, ज्योति तीव्रता। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ज्योति तीव्रता को कैंडेला मापा था, तो ज्योति तीव्रता की अगर हम बात करें तो पुराना किस में मापा जाता था, ज्योति तीव्रता को तो कैंडल शक्ति में नापा जाता था, यानी कैंडेला शक्ति में। किस में मापा जाता था, पुराना कैंडेला शक्ति में मापा जाता था। कैंडेला शक्ति को अगर हम बात करें तो सीपी लिखते थे, क्या लिखते थे, सीपी लिखते थे पुराना। लेकिन नया हम क्या लिखते हैं, कैंडेला शक्ति को। इस समय हम ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं, कैंडेला में। किस में मापते हैं, कैंडेला में। और नया है ये, तो कैंडेला को हम क्या लिखते हैं, सीडी। ये तीन चीजें आपने समझी होंगी अच्छी तरीके से, इनको याद करिए, थोड़ा सा नोट करिए कहीं पर भी। तो देखिए ताप को किस में मापते थे, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में, आप किस में मापते हैं, सेल्सियस में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आवृत्ति को पुराना किस में मापते थे, कंपन प्रति सेकंड में मापा जाता था। अब किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ज्योति तीव्रता को पहले किस में मापा जाता था, कैंडेला पावर या कैंडेला शक्ति में मापा जाता था। अब किस में मापते हैं, कैंडेला में मापते हैं। तो आपको ये याद रखना है, नया क्या है, कैंडेला। तो ये याद कर पाएंगे आप लोग। चलिए ठीक है, इसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूं। चलिए अब आपको यहीं पर थोड़ी सी चीजें देखनी है कि अगर मैं कुछ चीजें बात करूं तो देखिए कुछ ऐसे दूरी के मात्रक होते हैं, बल के मात्रक होते हैं। तो मैं कुछ चीजें बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको कुछ चीजें समझाई थी कि बल का, अगर हम इसे फोर्स कहें, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, डाइन है। ये बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है, डाइन है। लेकिन अब सीजीएस पद्धति में मात्रक तो हो गया डाइन, जैसे बल का सीजीएस में मात्रक डाइन, तो एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आज हम कौन सी यूनिट को अपना रहे हैं, एसआई को माप रहे हैं। तो इनसे कुछ क्वेश्चन पिछले और नए के पूछ लेते हैं। तो बल को सीजीएस में डाइन कहते हैं और एसआई पद्धति में हम किसे क्या कहते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं। किस मापते हैं, न्यूटन, अर्थात हम इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन आए कि एक न्यूटन बराबर, अगर आपसे पूछा जाए कि एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो एक न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। कितना डाइन होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो पहला चार्ट आपको ये याद रखना है कि बल का सीजीएस पद्धति मात्रा क्या है, आपको लगाना है डाइन होता है सर। बल का सीजीएस पद्धति मात्रा क्या है, डाइन है सर। और एसआई पद्धति मात्रा क्या है, न्यूटन है सर। आपको ऐसे करके याद रखना है। ओके, कर पाएंगे। चलिए, तो आपको अगर पूछा जाए कि एक न्यूटन बराबर क्या होता है, तो एक न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। कर पाएंगे। चलिए, अब ये याद हो जाएगा आपको। इसके बाद में ऐसे ही बल के अलावा फिर और क्या बनता है, तो मैं थोड़ा सा एक कार्य का और फॉर्मूला आपको क्लियर करा देता हूं। सेम इसी टाइप से होगा, तो देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि कार्य, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे क्या कार्य, कार्य हम बोलते हैं वर्क को, ठीक है, कार्य। अब कार्य का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा वो क्या होता है, अर्ग। कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। और एसआई पद्धति में जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा,
जूल होगा। कार्य का एसआई पद्धति मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जूल बराबर कितना होगा, तो 10⁻7 अर्ग होता है। ये आपको याद रखना है कि 1 जूल बराबर क्या होगा? 10⁻7 अर्ग होगा। कर पाएंगे क्लियर? देखिए, कार्य सीजीएस पद्धति में किससे मापा जाता है? अर्ग से मापा जाता है। और एसआई पद्धति या सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति में किस मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। कर पाएंगे? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें कि बहुत सारी दूरियां आती हैं, दूरियों के मात्रक आपसे पूछा जाता है कि दूरियों को हमें कैसे क्लियर करना है। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अगर हम इन्हीं में कुछ चीजों की बात करें तो देखिए, अगर आपसे दूरी मापने के मात्रक मैं पढ़ा दूं तो तीनों को इकट्ठा पढ़ाता हूं। दूरी मापने की इकाई, दूरी मापने की इकाई, ठीक है। दूरी मापने की क्या है? इकाई है। तो दूरी मापने की जो इकाइयां हैं वो अगर मैं बात करूं तो दूरी मापने की 3 प्रमुख इकाइयां होती हैं, जिनमें से आपके एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगी वो कौन सी बनेगी? तो मैं बात कर दूं कि आपको थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको कुछ चीजों को याद में रखना है जो मैं क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। दूरी मापने की जो इकाइयां हैं वो 3 इकाइयां होती हैं। आपको ये तीनों ही समझनी है। देखिए कौन सी? पहली होती है खगोलीय इकाई। आपको मैं सभी बताता हूं, है ना। पहली होती है खगोलीय इकाई, इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर। लाइट ईयर, ठीक है। और तीसरी होती है पारसेक। पारसेक को पारसेक ही कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तीसरी होती है पारसेक। अब देखिए, आपको अगर मैं बात करूं कि अगर हमें किसी की, जैसे अगर हमें दूरी नापनी है, जैसे कि अगर हम बात करें दूरी का मात्रक तो है ही कौन सी? खगोलीय इकाई। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है। यानी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? खगोलीय इकाई कहलाएगी। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहला रही है? खगोलीय इकाई कहला रही है। अर्थात दो पिंडों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है। आपको तो यह करना है कि अगर हम बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी है, जो बीच की दूरी है, उसे क्या कहला रहे हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, देखिए आपको परिभाषाएं नहीं याद करनी है, आपको केवल एक जो मैं अभी फॉर्मूला बताने वाला हूं ये आपको याद रखना है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितने होते हैं? तो खगोलीय इकाई को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बता रहे थे इंग्लिश में, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻11 मीटर होता है। ये आपको याद रखना है कि एक खगोलीय इकाई में कितने होते हैं। तो एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है? मुझे बता दो, थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये क्लियर हुआ? अब देखिए, आपने देखा अगर मीटर में दिया है, अगर यही किलोमीटर में आता तो क्या करते? तो 3 कम कर देते। तो देखिए किलोमीटर में अगर मुझे निकालना है तो मैं इसी को कैसे निकालूंगा? 1.495 तो यही रहेगा। 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 8, 9, 10, 11। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 किलोमीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 किलोमीटर, तो इसको क्या कर दिया? ये किलोमीटर में मान हो गया। तो जब भी कभी किलोमीटर में आए तो आप 3 जीरो कम कर दे 11 से, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे प्रकाश वर्ष की बात करें तो देखिए दूरी मापने की इकाई है ये भी, देखिए ये भी दूरी मापने की इकाई है, ये भी दूरी मापने की इकाई है, ये भी दूरी मापने की इकाई है, पारसेक भी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो अगर बात करें प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में जो एक वर्ष में जो कुल दूरी तय करता है प्रकाश, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात बोलते हैं वैक्यूम, है ना, जो इंग्लिश मीडियम है वो समझ लें। निर्वात, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, निर्वात में कितने वर्ष में? एक वर्ष में चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है,
कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब आपको इससे रिलेटेड क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, एक लाइट ईयर बराबर, यानी इंग्लिश में हम इसे लाइट ईयर कहते हैं तो LY लिखते हैं, तो एक LY बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा? 15 मीटर होगा। तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर होता है, या 15 मीटर होता है एक लाइट ईयर बराबर। अब इसको भी हम किलोमीटर में बात करें तो कैसे पढ़ सकते हैं? तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। ये दोनों में आया है आपके आर्मी में, तो आपको याद रखना है, मीटर में भी आता है, किलोमीटर में भी आता है। तो ज्यादातर इसी को फॉर्म को आपको ज्यादातर ध्यान में रखना है। मोस्टली मैं तो कहूंगा आप तीनों को याद करें, ठीक है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अब इसके बाद में क्या आता है? पार्सेक। अब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक पार्सेक बराबर क्या होता है, तो एक पार्सेक बराबर, ठीक है, हम पीसी लिख सकते हैं, पूरा पार्सेक लिख सकते हो आप लोग, मैं पार्सेक ही लिख देता हूं सीधे सीधे। एक पार्सेक बराबर क्या होगा? 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर। कितना होता है? 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर होता है, ठीक है? अगर हम इसी को किलोमीटर में बात करें तो कैसे हो जाएगा? 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 13, सॉरी कितना हो जाएगा? 13, ठीक है? तो 13 किलोमीटर फिर हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 13 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, दूरी मापने की तीनों इकाइयां समझ में आ गई होंगी, ठीक है? चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम यही खत्म करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो आपका गति टॉपिक होगा, मोशन टॉपिक होगा। उससे रिलेटेड मैं आपको पहले दूरी, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, इनसे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। तो वो हम मिलेंगे कल। आज हम थोड़ी सी आज आपको मैंने जो क्लास दी है वो केवल आज फिजिक्स की क्लास रहेगी। आप लोग केवल कनेक्ट हो जाइए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। कल से आपको प्रॉपर क्लासेस मिलनी चालू हो जाएंगी। आपको जीएस भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा। तो आपको कंप्लीट हम पैकेज देना चालू कर देंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, राधे राधे, सत श्री अकाल।